So, enterprise risk management is a process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite to provide reasonable assurance regarding achievement of entity objective. मतलब स्ट्रैटेजी बनाने से लेके रिस्क जो भी है हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करने से लेके उसको मैनेज करने से लेके हमारे कंपनी का रिस्क एपेटाइट जो है उसके अंदर में ही कंपनी के सारे रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस को लाइक फुलफिल करके और ये एश्योरेंस दें कि वो कभी भी कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कंपनी को सपोर्ट करेंगे थ्रू रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन. तो जितने भी रिस्क इवेंट्स हैं जो भी रिस्क की चीज़ें हैं उनको वो लोग कम करने की कोशिश करेंगे, यही है उनका, वो लोग ओवरलुक करेंगे. रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेट क्या होता है भाई? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आप बहुत सारे सिक्योरिटी बहुत सारे मतलब कंपनी के एसेट्स को क्लब करते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं. वाई यू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन? जैसे अगर आप किसी एक कंपनी में अपना पूरा पैसा लगा दिए, दैट मीन्स हम सारे के सारे मतलब एग्स एक बास्केट में नहीं डालना. वो अगर बास्केट गया तो पूरे के पूरे एग्स फुट जाते और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता. तो हम क्या करना, एक को अलग अलग बास्केट में रखना. अगर एक डैमेज हुआ तो दूसरा तो हमारे को कम से कम यूज में आएगा. डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट में वही है, पोर्टफोलियो मतलब वही है. हम पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा देंगे, कंपनी डूब गया तो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा. अगर हम लोग उसको 4-5 कंपनीज में डिवाइड करके लगाएंगे तो अगर एक भी कंपनी अगर हमारी डूबी तो परवाह नहीं. सपोज हमारे को 4 कंपनी में पैसा लगा है तो वो चारों में रिटर्न आएगा और इसमें नहीं आया तो भी चलेगा, हमको कम से कम रिटर्न तो आया ना हाथ में. इसीलिए दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अच्छा, द इंटरलेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल रिस्क इज कॉल्ड पोर्टफोलियो व्यू ऑफ रिस्क which can be understood using the risk map. अब इसमें देखो, द रिस्क मैप शोज अ वैरायटी ऑफ रिस्क मैप आउट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ मॉनिटरी इम्पैक्ट. मतलब सेम वही हम जो पहले रिस्क मैप देखे थे, ये जोन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, यहाँ कम है और यहाँ पर मीडियोकर है. तो इसमें क्या होता है देखते हैं. At first glance, the risk map appears to show a collection of individual risks, each one capable of being individually addressed and resolved by one department or another. मतलब रेड जोन वाले को ज्यादा प्रॉब्लम है, उसी को कम करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, बाकी ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, इनको ज्यादा इश्यू नहीं क्रिएट कर रहा है. However, ERM suggests a different approach. According to ERM, although preparing exclusively for high frequency, high impact risk, it is not sufficient. Management must also be aware of low. मतलब पोर्टफोलियो ERM बोलता है कि सारे रिस्क इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंसिडर करना, सिर्फ बड़े वालों को ही मत देखो. छोटे रिस्क भी बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो ज़्यादा वर्स भी हो सकते हैं. In addition, management must recognize that certain threats, if not properly addressed, can precipitate a cascade of numerous interdependent events that can blossom. अब वही बोल रहा है कि अगर हम छोटे छोटे रिस्क को नहीं देखेंगे तो वो इंटरकनेक्टेड होगा और इंटरलेटेड होगा और दूसरी और हमें बड़ी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम उसको छोड़ देंगे तो. So to prepare for multiple risk events, an organization can use scenario planning and statistical modeling. अब scenario planning क्या होता है? आप अलग अलग सिनारियोज में अपने आप को डाल के देखो और ये देखो कि आप उस सिनारियो से कैसे बाहर निकल सकते हो या आपके पास क्या रेमेडी है जिससे आप उसको वो सिनारियो को ओवरकम कर सकते हो. दूसरा, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आर फॉर्मुलेशंस और डेटा एनालिसिस. आप स्टैटिस्टिकल मॉडल भी यूज कर सकते हो, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, that can be used to make assumptions or verify assumptions about data. Linear regression is an example of statistical modeling that helps develop a forecast for historical data. अब जैसे linear regression है क्या, आप एक बात उसको समझ लो. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर रिग्रेशन है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, जिसमें एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
आप y की जितनी चाहे उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर आपके पास x की वैल्यूज है तो, ठीक है। तो अब हमें लाइक रिग्रेशन जो है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ आंसर्स हमें रिग्रेशन ही दे सकता है, और रिग्रेशन जो है कोरिलेशन में कुछ पर्टिकुलर इश्यूज होने के वजह से रिग्रेशन डेवलप हुआ। यानी कोई कुछ चीज़ें, मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट डेवलप कैसे होता है, यानी एक चीज से हमें अगर पूरा आंसर ना मिले किसी चीज को लेकर, यानी इफ एक मेथडोलॉजी से लेकर अगर हमको कोई आंसर ना मिले, यूजिंग कोरिलेशन इफ वी कैन नॉट प्रॉपरली एसेस समथिंग, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो समथिंग क्या है समझना, देन वी कैन गो फॉर रिग्रेशन विच कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम। ओके, अब जैसे एक कंपनी है ए और बी, और इन दोनों के बीच का कोरिलेशन 0.70 है। एक पोर्टफोलियो बनाया मैं जिसमें मैं कंपनी ए और कंपनी बी के स्टॉक्स को लिया, उसका पोर्टफोलियो बनाया, तो वो क्या इस उसका कोरिलेशन 0.70 है। इसका मतलब क्या है, अगर ए मतलब अगर स्टॉक ए में अगर इंक्रीमेंट आएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्टॉक बी में भी 70% चांसेस है इंक्रीमेंट होने का। अगर स्टॉक ए में अगर उसकी वैल्यू में अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो स्टॉक बी में भी इंक्रीमेंट होगा, ज़रूर होगा, और वो इंक्रीमेंट होने के चांसेस 70% तक है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बताता है हमको कोरिलेशन, कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। अगर इनका कोरिलेशन 1 होता तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ए अगर इंक्रीज होगा तो स्टॉक बी भी 100% इंक्रीज होगा, 100% चांसेस है कि स्टॉक बी भी इंक्रीज होगा। और अगर वही नेगेटिव 0.70 है, मतलब अगर स्टॉक ए इंक्रीज हुआ तो 70% चांस है कि स्टॉक बी गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज कोरिलेशन बताता है, लेकिन कोरिलेशन सिर्फ इन दोनों के बारे में, सिर्फ ये पर्टिकुलर अगर वही मुझे अब जानना है कोरिलेशन 0.60 पे, या कोरिलेशन 0.50 पे, या कोरिलेशन 0.40 पे, या कोरिलेशन 0.30 पे, तो मैं वो चीजें कोरिलेशन से नहीं मालूम कर सकता। यानी अगर ए में इंक्रीमेंट हुआ तो बी में 70% चांसेस है कि इंक्रीमेंट होगा, ये तो मुझे मालूम चल गया क्योंकि दोनों का कोरिलेशन 0.70 है। लेकिन अब मुझे ये सवाल उठ रहा है कि ए में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो 60% चांसेस है क्या बी में इंक्रीमेंट होने का, और वो कितना इंक्रीमेंट हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम चल सकता। अगर ए में इंक्रीमेंट हुआ तो 50% चांसेस बी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा। अगर ए में इंक्रीमेंट हुआ तो 40% चांसेस है बी में भी इंक्रीमेंट हो सकता होगा, क्योंकि 70% बता रहा है ना, हो सकता होगा, लेकिन कितने का होगा नहीं मालूम है। तो अगर मुझे अलग अलग कोरिलेशंस पे अगर मुझे ये मालूम करना है कि ए में इंक्रीमेंट होता है तो बी में कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलो मैं फिर से आपको ये चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी मेरे को मैं फिर से बताता हूं, देखो अगर ए और बी का कोरिलेशन 0.70 है, ए अगर स्टॉक ए का रिटर्न्स, अगर स्टॉक ए में के वैल्यू में, सॉरी, स्टॉक ए के वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना, एक सेकेंड, अगर स्टॉक ए के वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो स्टॉक बी के वैल्यू में भी 70% चांसेस है इंक्रीमेंट होने का। तो अब हमको ये मालूम हो गया बिकॉज इन दोनों का कोरिलेशन 0.70 है। लेकिन अगर हमारे को कोई पूछे कि 40% मतलब स्टॉक ए में अगर इंक्रीमेंट होता है तो 40% चांसेस बी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, उसका अगर हमारे को रिलेशनशिप बताओ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कोरिलेशन सिर्फ मुझे इतने का ही आंसर देगा। उसके लिए मुझे रिग्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो और एक चीज समझ लेते हैं। प्राइस बढ़ा तो डिमांड पक्का डिक्रीज होगा। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस अगर 2 रुपीज से बढ़ा तो डिमांड 5% से डिक्रीज हो रहा है। अगर वही प्राइस 10 रुपीज से बढ़ेगा तो डिमांड कितने से डिक्रीज होगा, नहीं बोल सकते हैं।
ठीक है, चलो और सिंपल करते हैं, मैं अब इक्वेशन में लेके आके बता देता हूं आपको। डिमांड एंड प्राइस का कोरिलेशन मैंने निकाला। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस, तो दोनों का कोरिलेशन है 0.70, यानी अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, 70% चांसेस है गिरेगा, ठीक है ना। अगर वही मुझे ये देखना है कि डिमांड, अच्छा अगर वो भी मैं इसमें थोड़े फिगर्स लगाता हूँ, डिमांड अगर सपोज मेरा प्राइस अभी 2 रुपीज़ है, तो डिमांड मेरा लाइक अगर मेरा प्राइस, चलो ऐसा करते हैं, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, कोरिलेशन 0.70। अगर मेरा प्राइस लाइक अभी 10 रुपीज़ है और वो प्राइस को मैं 2 रुपीज़ से बढ़ा दिया, यानी 12 रुपीज़ हो गया, मेरा डिमांड जो है अभी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, इनका स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप 0.70 है, यानी अगर डिमांड बढ़ेगा तो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड 70% चांसेस है कि डिमांड पक्का गिरेगा, ठीक है। अगर मेरा प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये हो गया तो मेरा डिमांड जो पहले 5 यूनिट्स का था वो अब 3 यूनिट्स का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं पहले जो था इनका रिलेशनशिप बता पा रहा था, अब क्या होगा, मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्राइस बढ़ता रहेगा तो डिमांड कितना गिरता रहेगा, और अलग अलग कोरिलेशन पे अगर यही चीज को मालूम करना है तो मैं नहीं कर सकता हूं कोरिलेशन में, क्योंकि कोरिलेशन मुझे सिर्फ एक ही बार आंसर देके छोड़ देता है। यानी 10 रुपए जब प्राइस था, 5 रुपए जब लाइक 7 मिनट्स लगा देते हैं, मेरा जब प्राइस 10 रुपए था तो मेरा डिमांड 7 यूनिट का था, अब मेरा प्राइस मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, 70% है ना कोरिलेशन, तो अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो 7 यूनिट से गिर जाएगा। प्राइस डिमांड, प्राइस अगर 10 रुपीज से इंक्रीज हुआ तो डिमांड 7 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस इसका 100 रुपये होगा, अगर 110 हो गया तो डिमांड पहले 30 यूनिट्स का था और वो अब 23 यूनिट्स का हो गया, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का कोरिलेशन 0.70 है। अब इनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, प्राइस अगर 10 रुपये से बढ़ा तो 7 यूनिट्स कम हो जाएगा इसका डिमांड। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं, अगर यही मुझे 0.60 पे देखना है, ये कोरिलेशन पे अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो मेरा डिमांड कितने यूनिट से कम होगा, वो आंसर मेरे को कोरिलेशन नहीं दे सकता, मुझे बहुत बड़ा प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए डायरेक्टली मैं y = mx + c रिग्रेशन इक्वेशंस का हेल्प लूंगा, जिसमें मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के अलग अलग आंसर्स निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो वो है कोरिलेशन का जो डेफिशिएंसी, उसको रिग्रेशन से करेक्ट किया गया। तो इससे क्या होता है, मैं फोरकास्ट कर पाऊंगा मेरे डिमांड को अच्छे से। कैसे, अगर मेरे प्राइस को मैं अब जैसे मैं प्राइस जो है मेरा लाइक इंडिपेंडेंट होता है और डिमांड मेरा डिपेंडेंट होता है, तो डिमांड यहां पर ले लूंगा और प्राइस मेरा m तो मेरा स्लोप होगा, यानी मैं बार बार इसको कोरिलेशन को बदलता जाऊंगा, और x जो है मेरा वो मेरा लाइक प्राइस होगा, उसको मैं बदलता जाऊंगा, प्लस c कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो मेरे अलग अलग प्राइस के चेंजेस पर और कोरिलेशन को भी मुझे बदलना पड़ेगा, तो मेरा डिमांड कैसे चेंज होता जाएगा। तो हर पर्टिकुलर चेंज को मैं चेक करके फोरकास्ट इजीली कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द रिग्रेशन। तो कोरिलेशन में जो मेरा जो गाड़ी आके रुक गया था सिर्फ 0.70 पे और एक ही कॉम्बिनेशन का जब बात हो रहा था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आगे मैं इनका स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप जान नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा एक बार ये आ गया, ये कांस्टेंट होता है। और अगर मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए देखना है, अलग अलग लाइक मतलब कॉम्बिनेशन पर प्राइस और डिमांड के चेंजेस को चेक करना है और फोरकास्ट करना है, तो मुझे रिग्रेशन इक्वेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। यही कोरिलेशन में जो डेफिशिएंसी था उसको इससे क्लियर किया गया, ठीक है।